कहने को एक चैप्टर है बट इसके अंदर दो डिविजन्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। न्यूटन के सिर्फ 3 लॉ आते हैं, 3 लॉज ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन, और हमारे पास 4 लॉ आने वाले हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होने वाला है जहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जितना हीट उतना वर्क डन उतना हीट, बस साइन का अपोजिट। तो बेटा मेजर ये 5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एटमाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आप एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। इन जनरल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाती है एग्जाम हॉल में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एक H+, स्ट्रॉन्ग बेस का एक OH- अगर मिक्स हो रहा है तो डेल्टा H की वैल्यू इतनी आ जाती है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया माइंड मैप सीरीज में अब आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट के बाद एक नया चैप्टर है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को एक चैप्टर है बट इसके अंदर दो डिविजन्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिर्फ एक चैप्टर, लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए इसके अंदर दो पोर्शंस हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस माइंड मैप सीरीज का यूटिलाइजेशन सिर्फ एक बार वीडियो देखना नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बार आप वीडियो देखने नहीं आ रहे, आप इस प्लेलिस्ट को सेव करेंगे और तब तक देखते रहेंगे, खुद से रिवाइज करते रहेंगे जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे। क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का। रीजन, 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं खुद लिख के देता हूँ, कोई भी बच्चा खुद के नोट्स भी पलटने की कोशिश करेगा, खुद के नोट्स रिवाइज करने की कोशिश करेगा, तो भी इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट को सेव करते चलिएगा, और साइड बाय साइड आप अपने शॉर्ट नोट्स या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर किसी को लगता हो कि नहीं सर मैं खुद की राइटिंग में लिखना चाहता हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर करके दोबारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप शॉर्ट नोट्स खुद के ही बना सकते हैं। नहीं तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे तो ऐप से ये PDF मिल जाता है, आप उसको सेव कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं माइंड मैप फॉर थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर बहुत प्यारा सा है और आप भी बहुत प्यारे से हो यार। क्वेश्चंस, हाँ इस टॉपिक को करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद PYQs अटेम्प्ट कीजिए, आप नीट के PYQs, NCERT अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, टेंशन फ्री। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर ये चैप्टर ऐसा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जहां पर बेसिक टर्म्स आते हैं और ये अच्छे खासे टर्म्स आते हैं। बेसिक टर्म्स क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लॉज में भी कोई ऐसा छोटा मोटा लॉज नहीं आता सर। यहाँ पर ना 4 लॉज आते हैं। कौन कौन से सर? जीरोथ लॉ आता है, न्यूटन के 3 लॉ थे, थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ आ जाते हैं। ठीक है, सोच रहे हो हम फिजिक्स वाले से आगे जा रहे हैं। न्यूटन के सिर्फ 3 लॉ आते हैं, 3 लॉज ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन, और हमारे पास 4 लॉ आने वाले हैं। कौन कौन से? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे लॉज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी, और हम बोल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और इसका एप्लीकेशन। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा पार्ट जहां एंड होगा, थर्मोडायनेमिक्स जहां एंड होती है सर, उसके बाद वहीं से इक्विलिब्रियम चालू हो जाता है। ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर को नहीं पढ़ने को है सर। मिनिमम इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का यूज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये चैप्टर कर लिया तो अगले 2 चैप्टर आने वाले वो भी स्ट्रांग होने के पूरे चांसेस हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी और उसका एप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। जब यहां पहुंचते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ यहां पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। ओवरऑल चैप्टर देखेंगे तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन इन नीट 2025, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आपको यहां पर मिलते चले जाएंगे। तो माइंड मैप सीरीज आराम से फॉलो करना है। चैप्टर को मेनली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और शुरू करते हैं अपना पोर्शन, क्या है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए उसके बेसिक टर्म्स का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी अलग बातें करता है। ये किसके बारे में बात करता है कि कोई रिएक्शन है या कोई प्रोसेस है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है। ये बात करना चाहता है कि एनर्जी चेंज ये किसके लिए स्टडी करते, तो ये बताता है कि आपको क्या चाहिए। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस
किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग अ प्रोसेस और रिएक्शन, एक प्रोसेस के अंदर या फिर किसी रिएक्शन के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर या फिर किसी रिएक्शन के अंदर क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। इस पूरे टॉपिक में यही करना है। एनर्जी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होगी, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होने वाले हैं, जैसे यहाँ पर हीट होगा, यहाँ पर वर्क होगा, यहाँ पर एंथैल्पी होगी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होगी। यही निकालना है पूरे चैप्टर में, यही सब निकालना है कि सर ये इंटरनल एनर्जी होगी, अलग अलग तरीके के। अब ऐसे करके चलते चले जाओ, सर यहाँ एंट्रोपी होगा एटसेट्रा, अब लिख देता हूँ। हाँ, पूरा चैप्टर इसके बारे में डील करता है कि एनर्जी चेंजेस कैसे होंगे। अब थर्मोडायनामिक्स में जब एनर्जी चेंज पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले इनके बेसिक टर्म्स से बात की जाए तो बेसिक टर्म्स में हम लोगों की लाइफ में क्या आता है, ध्यान सुनिएगा। बेसिक टर्म्स थर्मोडायनामिक्स में आप एनर्जी चेंज किसका निकालने जा रहे हैं, किसका देखने जा रहे हैं, तो एनर्जी चेंज किसका देखेंगे, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, जैसे ये जिस कंटेनर में ऑब्जर्वेशन होगी या जिस जगह पर रिएक्शन होगी, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरा सिस्टम होगा। ये मेरा सिस्टम होगा, इसके अंदर कुछ भी रिएक्शन होगी, हीट रिलीज करेगा, हीट देना पड़ेगा, ये मेरा सिस्टम होगा। इस सिस्टम के बगल में जो होते हैं ये लोगों को क्या बोला जाता है, सर इससे अफेक्ट होंगे वो लोग क्या कहलाते हैं, सराउंडिंग कहलाते। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो सर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्स बोल देते हैं। ये यूनिवर्स वो वाला यूनिवर्स नहीं कि सर बहुत बड़ा गैलेक्सी वाला यूनिवर्स नहीं, मिल्की वाला यूनिवर्स नहीं। ये यूनिवर्स क्या है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे तो यूनिवर्स होगा। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहां पर हम लोग वॉल या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री। सिस्टम क्या है, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सिस्टम क्या है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सर जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सराउंडिंग क्या है कि सिस्टम में कुछ भी चेंज होगा, सिस्टम में कुछ भी चेंज होगा वो सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा, सिस्टम में कुछ भी चेंज होगा वो सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में ये वॉल इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, और इन दोनों को मिला दो तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं एक काम करता हूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को क्या बोल दिया जाता है, यूनिवर्स बोल दिया जाता है। चलो यूनिवर्स बोल दिया जाता है। अब मुझसे बोला गया सर ये सिस्टम जो होगा, सिस्टम की अगर बारे में बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए वॉल और बाउंड्री जो है, वॉल और बाउंड्री जो होती है जो हम लोग यूज करते हैं, वॉल और बाउंड्री, ध्यान सुनिएगा, वॉल और बाउंड्री, सिस्टम और ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है, सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग को ये अलग अलग कर देगा, सिस्टम और सराउंडिंग को ये अलग अलग कर देगा, सिस्टम सराउंडिंग को अलग करेगा। सर ये क्या करता है, इट कैन बी रियल और वर्चुअल, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। टाइप्स ऑफ वॉल, ध्यान सुनिएगा, टाइप्स ऑफ वॉल्स, बाउंड्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, वॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान सुनना, अपने पास कितने टाइप के होंगे, तो सर एक होते हैं हीट कंडक्टिंग वॉल, एक होता है हीट कंडक्टिंग वॉल, हीट कंडक्टिंग वॉल, इसको हम लोग बोल देते हैं सर डायाथर्मिक वॉल, इसी को क्या बोल जाता है, और डायाथर्मिक वॉल, और इसी को हम लोग बोल देते हैं डायाथर्मिक वॉल। ये क्या कहलाता है, डायाथर्मिक वॉल्स कहलाती है। दूसरी क्या होती है, हीट इंसुलेटिंग वॉल होती हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाती है। ये क्या कहलाती है, हीट इंसुलेटिंग वॉल कहलाती है, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग एडियाबेटिक वॉल। ये क्या कहलाता है, एडियाबेटिक वॉल्स। ये क्या कहलाती हैं, एडियाबेटिक वॉल्स। यहां से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये हीट को ट्रांसफर करेगा। तो वॉल क्या है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने का काम आता है, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने का काम आता है। तो ये वॉल हो गया हमारा कि भैया ये टाइप्स ऑफ वॉल। अब देखो जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग प्लीज अपने अलग अलग कलर्स यूज करने के चक्कर में मत पड़ना। आप सिंपल सा कोई भी आपको तरीका पसंद आए उससे आप नोट्स बना लो। अब देखो
इसमें ना बहुत सारे लोग वॉल्स में दो टाइप के और वॉल्स बना देते हैं। कैसे सर? एक वॉल क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वॉल में देखोगे दो टाइप के और वॉल हो जाते हैं। एक को बोलते हैं रिजिड वॉल, रिजिड वॉल, या फिर बोल दिया जाता है फिक्स्ड वॉल, मतलब जिसकी बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है, ऐसा सिस्टम जिसका बाउंड्री फिक्स्ड है उसको रिजिड वॉल। और दूसरा क्या कहलाता है सर? इसको बोल देते हैं फ्लेक्सिबल वॉल। ये क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, जिसका अंदर आप देखेंगे बार बार की वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो वॉल को दो टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं कि रिजिड वॉल हो गया, फ्लेक्सिबल वॉल हो गया, रिजिड वॉल हो गया, फ्लेक्सिबल वॉल हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, वॉल्स हमें पता चल गए दो टाइप, और वो दो टाइप कंडक्शन के ऊपर दो टाइप, और उसकी वॉल्यूम चेंजेस के ऊपर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर हम सिस्टम को डिवाइड करें तो सिस्टम को भी हम लोग दो पोर्शन में आराम से डिवाइड करते हैं। एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे लोग एक ही फेज के होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, और एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम का डिफरेंस होता क्या है कि भैया होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज के लोग होंगे। होमोजीनियस मतलब क्या हो गया? ओनली वन फेज, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज के लोग होंगे। मतलब रिएक्टेंट को देखो तो एक ही फेज होगा, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अगर रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट भी किस में होगा? गैस में होगा। रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में होगा। सर हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होते हैं। यहां पर एक से ज्यादा फेज के लोग प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन फेज। अगर रिएक्टेंट मान लो सॉलिड में है तो प्रोडक्ट हो सकता है गैस में हो। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे सिस्टम को क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। सराउंडिंग वॉल्स अपने दो पार्ट में डिवाइड है, वॉल्स अपने दो पार्ट में डिवाइड है। अगर सिस्टम को और टाइप्स ऑफ सिस्टम और देखें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम को देखोगे तो सिस्टम हमारा तीन पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा, कौन कौन से? एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, एक कहलाता है ओपन सिस्टम, एक कहलाता है क्लोज सिस्टम। एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी सिस्टम हो उसमें दो चीजें चेक की जाती हैं कि सर मास एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मास एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी बाउंड्री या वॉल कैसी है वो चेक किया जाता है। ओपन सिस्टम में बात करेंगे तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मास भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका वॉल जो होता है वो ओपन होता है, बाउंड्री जो होती है ओपन होती है, और हम बोल सकते हैं कि सर हीट क्या होगी? कंडक्टिंग होगी, तभी तो एनर्जी चेंज हो रहा है। हीट कंडक्टिंग वॉल होगी, हीट कंडक्टिंग होगी। क्लोज जो होता है उसमें मास एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज होगा, क्लोज सिस्टम मतलब मास एक्सचेंज नहीं करोगे। जैसे प्रेशर कुकर है, चाय का बर्तन क्या है? ओपन सिस्टम है, उसमें कुछ भी डाल सकते, कुछ भी निकाल सकते, हीट ज्यादा कर सकते, कम कर सकते, ओपन सिस्टम चाय का बर्तन। लेकिन अगर आप थर्मस उसको देखें, क्लोज सिस्टम, प्रेशर कुकर को देखो, प्रेशर कुकर क्या है? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे भैया? प्रेशर कुकर में क्या दिखता है कि आपने एक बार प्रेशर कुकर बंद कर दिया तो उसके बार बार आप ऐसा नहीं करते कि दो गेस्ट आ गए चलो और चावल डाल देते हैं बीच में, ऐसा नहीं होता। प्रेशर कुकर में एक बार बंद कर दिया, एक बार सिस्टम क्लोज हो गया तो आप क्लोज रखते हो। हाँ, एनर्जी ज्यादा या कम कर सकते हो। तो यहां पर इसका जो वॉल होता है वो क्लोज होता है, बट नॉट इंसुलेटेड, या हम बोल देते हैं कि हीट कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग होता है, हीट कंडक्टिंग बोल देंगे इसको हम लोग। क्या बोल देंगे? हीट कंडक्टिंग बोल देंगे। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम में देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है वो क्लोज्ड एंड सर ये क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। यहां पर कौन सी वॉल होगी? सर यहां पर एडियाबेटिक वॉल होती है। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा आ जाएगा? एडियाबेटिक वॉल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका थर्मस फ्लास्क आ जाएगा। थर्मस फ्लास्क को देख सकते हैं। तो अब सिस्टम के अलग अलग टाइप, कोई अपने अपने हिसाब से जनरेट कर रहा है। कोई बोल रहा है सर मैं गैसियस फेज, रिएक्टेंट के फेज और प्रोडक्ट के फेज पे डिसाइड करूंगा तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। और कोई बोले कि नहीं सर मैं तो इसके हिसाब से देखूंगा कि मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से देखूंगा। तो सिस्टम के इतने टाइप्स। अब यहां पर देखेंगे तो बेसिक टर्म्स में अगली चीज क्या आती है? दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हम लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज को हम देखने जाएं तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
और एक को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मींस व्हाट, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास, या हम बोल सकते हैं कि मैटर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन मास, ये क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। ये क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। जैसे एनर्जी हो गया, जितने भी आप देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, जितने भी आप आगे जाके गिब्स एनर्जी पढ़े, इंथैल्पी पढ़े, इंटरनल एनर्जी पढ़े, एंट्रोपी पढ़े, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सटेंसिव होते हैं। लेकिन अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो दिखेगी सर, ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मास आप 10 kg रखो, 1 kg रखो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर। नॉन एडिटिव इन नेचर, इसीलिए हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, कभी टेम्परेचर कंजर्व नहीं करते। नॉन एडिटिव इन नेचर, इनको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। नॉन एडिटिव इन नेचर, ठीक है, नॉन एडिटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीजें जो स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब डायरेक्टली हम लोग नहीं ऐड कर सकते। टेम्परेचर ऐसा नहीं कर सकते कि 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, मेरा टेम्परेचर 30 है, सामने वाले का 30 है, दोनों ने हाथ मिलाया तो 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, ऐसा नहीं होता। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिफरेंस है। हम लोग क्या चाहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ज्यादा यूजफुल होती है, बिकॉज दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से देखना, अगर उसको मैं मास से डिवाइड कर दूं, उसको मैं मास से डिवाइड कर दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर दिया जाए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर दिया जाए, तो यहां पर ध्यान से दुनिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर दिया जाए, जैसे इसमें मास वॉल्यूम आता है। मास और वॉल्यूम दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? मैटर पे। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कर दिया जाए तो ये क्या आ जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ये क्या आ जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ये दोनों रिलेशंस ध्यान रखिएगा। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर इंटेंसिव में कन्वर्ट करना है, या तो मास से डिवाइड कर दो या फिर दो लोगों का रेशियो ले लो। बेस्ट एग्जांपल इज डेंसिटी। डेंसिटी ध्यान रखना भैया, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है ये इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि सर ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सर मास, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ हनी दोनों को मिला दिया तो डेंसिटी ऐड हो सकती है। नहीं, हनी और वाटर का डेंसिटी एडिटिव नहीं होता, बिकॉज डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर। तो यहां एग्जांपल्स में आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो इंथैल्पी है। इंथैल्पी क्या होती है सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा। और ये स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या हो जाएगा? देख लो, डेंसिटी अपने पास, मास बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी बाय मास, स्पेसिफिक इंथैल्पी, वो क्या हो जाएगा सर? ये किस में आ जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंथैल्पी को किससे डिवाइड कर दिया? मास से। तो ये देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अपने पास दो टाइप के, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो जाएंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो जाएंगे। अब ध्यान सुनना, अगर मैं फंक्शंस ऑफ सिस्टम कर दूं, फंक्शंस ऑफ सिस्टम, या फिर ठीक है, या फंक्शंस ऑफ सिस्टम या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की बात करूं, तो हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस दो टाइप के आते हैं, वो कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। अगेन ये सारा बेसिक्स चल रहा है बेटा, ध्यान सुनिएगा। थर्मोडायनेमिक फंक्शन में एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, या फिर इसी को बोल दिया जाता है स्टेट वेरिएबल, इसी को बोल दिया जाता है स्टेट वेरिएबल्स। और एक होता है पाथ वेरिएबल या फिर पाथ फंक्शन। स्टेट वेरिएबल या फिर पाथ वेरिएबल, पाथ फंक्शन या फिर पाथ वेरिएबल, ये देख लो, ये पाथ वेरिएबल्स होते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तुमसे स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल की, तो स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं सर? ये क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट।
डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोसेस किस रास्ते से चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना हम लोगों के लाइफ में, जिनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, तुम्हारी फेलियर से और तुम्हारी सक्सेस से, कि भैया इस साल फेल हुए अगले साल पास हुए, तो अरे भैया डॉक्टर बन गया, देखो एक साल में डॉक्टर बन गया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा डेली कितनी मेहनत कर रहा था, कितने असाइनमेंट, कितने टाइप की वीडियोस, किस किस जगह से पढ़ रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। कि ये जब फेलियर स्टेट में रहते हैं तो बोलते हैं अच्छा मैंने तो पहले ही बोला था बच्चे तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। जैसे ही तुम्हारा सक्सेस आएगा बोलेंगे अरे बेटा मैंने तो ऐसे बोला था, मैंने पहले ही बोला था मोबाइल से ही सिलेक्शन होगा, फिजिक्स वाला से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम डेली लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहे हो, दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। ये तुम्हारे रास्ते से कोई इनको फर्क नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बच्चा मेरा क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट। हाँ, इनको पाथ इंडिपेंडेंट है। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जितने भी लोग मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, इंट्रोपी हो, गिब्स एनर्जी हो, ये जितने भी मिलेंगे ऐसे मिलेंगे। सर पाथ फंक्शन क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो डेली आपके साथ सुबह उठ के मेहनत करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो आपके साथ लगे होते हैं कि सुबह उठे 700 मतलब होता है ना, बच्चा उठ रहा है चलो भाई इसको खाना खिलाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होगा, स्कूल जाएगा या कोचिंग करेगा, ये सब चीजों के लिए वो क्या है, पाथ फंक्शंस। क्या है सर, ये किस पे डिपेंड करता है? सर ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस मिला नहीं मिला, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा आपको कैसे जज करेगा कि सर आपने कितनी मेहनत करी, किस रास्ते से जा रहे थे, मेहनत वाले रास्ते से या कामचोरी वाले रास्ते से, उससे जज करेगा। ये पाथ डिपेंडेंट है। ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। ये फंक्शन क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। लेकिन तुम्हें भी पता है ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ डेली मेहनत करे, ऐसे लोग क्या हैं, बहुत कम होते हैं। और ऐसे लोग देखोगे तो यहां पर भी दो ही मिलेंगे, हीट और वर्क। हीट और वर्क, ये हमारा पाथ फंक्शन हो गया, ये हमारा पाथ वेरिएबल हो गया। तो ये हम लोगों को फंक्शंस ऑफ सिस्टम आ जाएंगे, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन और पाथ वेरिएबल हो जाएगा। अब पाथ फंक्शन हो गए, स्टेट वेरिएबल्स हो गए। अच्छा एक चीज और बताओ, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर मैं बोलूं साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जहां से चले वहीं पर पहुंच गए, तो उस केस में स्टेट फंक्शन के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? स्टेट फंक्शन का चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं पूछूं पाथ फंक्शन का चेंज, तो हो सकता है 0 हो ना भी हो, लेकिन ऐसा क्लियरली नहीं बोल सकते। साइक्लिक प्रोसेस में आराम से, क्योंकि आप जहां से चले, आप इनिशियल स्टेज यहां से स्टार्ट हुए, और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब घूम फिर के वहीं पर पहुंच गए। ये देख लो, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज कितना हो जाएगा, 0। पाथ फंक्शन का चेंज कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर हम पाथ फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पाथ फंक्शंस हैं, इनको हम एक साथ देखना शुरू करते हैं। पाथ फंक्शंस में देखेंगे तो हमारे पास 2 टाइप के पाथ फंक्शन, एक होता है वर्क जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W, और दूसरा होगा हीट जिसको हम लोग डिनोट करेंगे Q से। हीट जिसको Q से डिनोट करेंगे। वर्क क्या है, तो सर एरिया, क्या वर्क को कैसे मेजर करते हैं? ये क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन निकालना है तो आप क्या निकालते हैं, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ध्यान सुनिएगा, ये -P एक्सटर्नल डेल्टा V या फिर -P एक्सटर्नल, यहां पर हम बोल देते हैं V फाइनल -V इनिशियल। वर्क डन निकालने का एक तरीका यह है, सर यहां पर ऐसे निकाला जाता है, और जब 2 लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आप चाहे तो DW ऐसे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, PdV करके भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन में। और इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व बोल देते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व। मैग्नीट्यूड ये बताएगा। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या होता है वर्क डन का, तो वर्क डन का साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम।
अगर सिस्टम वर्क डन करेगा, ध्यान सुन लेना, यहीं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वर्क डन में डिफरेंस आता है, क्योंकि हम लोगों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन फिजिक्स वालों का और केमिस्ट्री वालों का साइन कन्वेंशन अलग होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग क्या लेते हैं सर, निगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम ये आईयूपीएसी कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हमारे हिसाब से आईयूपीएसी के हिसाब से क्या था कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपेंशन भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहां वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल होता है। अगर आपका फाइनल वॉल्यूम बड़ा है तो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस केस में सिस्टम वर्क डन करेगा और उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, कंप्रेशन बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, कंप्रेशन बोल दिया जाता है। वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। तो वर्क डन को ऐसे निकाला जाता है, एरिया अंडर पीवी कर्व करके साइन कन्वेंशन ऐसे फॉलो किया जाता है। अब अगर हीट की बात करते हो, अगर हीट की बात करते हो तो हीट भी दो टाइप का, ध्यान सुना, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हीट को निकालने जाते हैं तो हीट निकालने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा। एक को बोलते हैं लैटेंट हीट, एक क्या कहलाता है, लैटेंट हीट, जिसको हम लोग QL से रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक होता है सेंसिबल हीट। ये लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा, QS। लैटेंट हीट क्या है, तो सर लैटेंट हीट क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटेंट हीट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, हीट गिवन और रिलीज्ड, हीट गिवन और रिलीज्ड व्हेन स्टेट ऑफ या फेज चेंजेस, फेज ऑफ सिस्टम चेंजेस, जब वो अपना क्या करे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टेट और फेज को चेंज करे जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। लैटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हीट गिवन और रिलीज व्हेन स्टेट और फेज ऑफ सिस्टम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लैटेंट हीट। लेकिन सेंसिबल हीट क्या है, सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं कि सर हीट गिवन और रिलीज्ड, हीट गिवन और रिलीज्ड, हीट गिवन और रिलीज्ड when temperature of a system, temperature of a system is increased or decreased, temperature of a system changes without changing phase, without changing फेज। यहां पर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग फेज। तो याद रखिएगा सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट ऐसे देखते हैं। ऑब्वियसली हीट का भी साइन कन्वेंशन होता है, हीट का भी साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। हीट का साइन कन्वेंशन देखिएगा, अगर आप हीट देते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, अगर आप हीट देंगे, हीट गिवन टू सिस्टम होगा, हीट गिवन टू सिस्टम, या फिर सिस्टम को हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कर दिया जाए, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब एनर्जी का फायदा हो गया, साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अगर वहीं पर यहीं पर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, heat given out by the system, heat given out by system, heat given out by system, या फिर released by system, अगर मैं बोल दूं released by system, अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है उस टाइम तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। तो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, ये आ जाएगा। तो हीट हो गया लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट, ये देख लो। अब कोई बोले सर वर्क डन का तो फॉर्मूला बता दिया आपने, हीट का फॉर्मूला नहीं बताया। ध्यान सुनिएगा, हीट में मैंने बोला ना दो टाइप के हीट हैं, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट कैलकुलेट करने जाएंगे तो लैटेंट हीट क्यूएल का फॉर्मूला देखिएगा बड़ा सिंपल सा है। यहां पर यूनिट डायमेंशन, फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन लगा दोगे काम चल जाएगा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनना अपने पास, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट का फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले में यूनिट एंड डायमेंशन का ध्यान रखा जाता है। लैटेंट हीट में क्या है सर, मास इनटू लैटेंट हीट। एम अगर ये ग्राम में है, ये ग्राम में कैसे लेते हैं, जब इसका यूनिट जूल्स पर ग्राम होगा। सर अगर ये किलो कैलोरी पर केजी होता, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जूल्स पर केजी लिखा हुआ है, तो मास किस में लिया जाएगा, केजी में लिया जाएगा। और एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया हुआ है, और एल क्या हो जाएगा सर, ये जूल्स पर मोल दिया होगा। सर यहाँ पर एल इज नथिंग, लैटेंट हीट पर मोल दिया जाएगा, लैटेंट हीट पर मोल या फिर पर केजी और ग्राम और
kg, ऐसे लिखा होगा। L क्या है? अब लेट सर फेज चेंज को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। फेज चेंज क्या होगा? अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। फेज चेंज ऐसा ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो यहां पर एनर्जी हम देते हैं, तो यहां पर फ्यूजन होता है। लिक्विड से गैस जाते हैं, ये वाला केस क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है। ये वाला केस क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड आते हैं, ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। यही होगा। और अगर सॉलिड से सीधा गैस में चले गए तो इसको क्या बोल देंगे? सब्लिमेशन बोल देंगे। तो यही होता है। अब ये सारे फेज चेंज जो होते हैं, ये फेज चेंज कब होता है? ये कब होता है? जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो। ये टेम्परेचर कौन सा होता है? फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे। लिक्विड गैस वाला कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और सर बॉइलिंग पॉइंट पे अपना लिक्विड और गैस वाला हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस चेंज करते। तो जाते टाइम, इधर से आते टाइम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जाते टाइम हीट रिलीज करेंगे। सर ये देखना, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला बोला जाए तो सेंसिबल हीट के फॉर्मूले में, सेंसिबल हीट के फॉर्मूले को देखो कैसे लिखते हैं। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला लिखा जाता है सॉरी कैपिटल सी डेल्टा टी, वेयर कैपिटल सी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यूनिट देख लो आप, यूनिट से ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल्स पर केल्विन देख लो। सर केल्विन है नीचे तो मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लिखूं तो एम सी डेल्टा टी, वेयर स्मॉल सी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी का नाम क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट देखोगे तो ये आएगा जूल्स पर केल्विन पर केजी, या ग्राम लिख देता हूं। केजी लिखोगे तो मास किस में लेना पड़ेगा? केजी में। और दूसरा तीसरा फॉर्मूला एनसीएम डेल्टा टी। ये सीएम क्या है? ये सीएम क्या है? तो सीएम किसको बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी को। सीएम किसको बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी को। 3 फॉर्मूले ऊपर तो 3 फॉर्मूले नीचे। जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये हो जाएगा। ये क्या होगा? मोल होगा। तो ये हम लोगों के पास सेंसिबल हीट। ऊपर वाला क्या हो गया? लेटेंट हीट। हीट यहां पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हीट जीरो। नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस टाइम जो हीट दी जा रही है वो कहां जा रही है? फेज चेंज करने में। सेंसिबल हीट ऐसा हो जाएगा, निकल जाएगा। सर हीट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हीट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहां से चाहे तो आप 1-2 फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे डेल्टा टी कॉमन है तो क्या लिख सकता हूं? कैपिटल सी इज नथिंग, स्मॉल सी लिख सकता हूं। ये देख लीजिए, ये क्या है? यहां से देखिएगा, स्मॉल सी इज नथिंग कैपिटल सी बाई एम। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। और ये क्या हो गया? अब ये सब फॉर्मूले आप चाहें तो याद कर लें या फिर आप ड्राइव करते चले जाएं। हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास कर दिया, तो आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बोल दूं फॉर n इज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो सर 1 इंटू सीएम। अगर इसका वैल्यू सीएम है, ये देखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो मास कितना लिया जाएगा? मोलर मास लिया जाएगा। m क्या है? मोलर मास। सर अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग, सर मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे लिख देता हूं यहां से, यहां से देखना, ये मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर जो चीजें थोड़ी सी फिजिक्स के साथ ओवरलैप करेंगी, आप इसको रिलेट करते चले जाइए। ये छोटे छोटे बेटा इस चैप्टर में फॉर्मूलाज की बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूलाज खूब सारे आएंगे, जब देखोगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज के साथ आएंगे, तो डरना नहीं है। फॉर्मूलाज को एक मैं बार बार बोल रहा हूं, आप या खुद वीडियो पॉज कर करके नोट्स कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ये पीडीएफ सेव कीजिए और इस वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि इससे आप ही का फायदा होना है। हीट की कैलकुलेशन हो गई, वर्क की कैलकुलेशन हो गई, हीट का कैलकुलेशन हो गया, वर्क का कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग लॉज के ऊपर बात करने कि लॉज कैसे होंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले जीरोथ लॉ देखते हैं। सबसे पहला लॉ जीरोथ लॉ। देखो ये पहला आदमी है जिसका जीरोथ लॉ, मतलब सोच रहे हो आप जीरोथ लॉ निकाल रहे हो थर्मोडायनेमिक्स।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर ये क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, ध्यान सुनिएगा, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं मेरे और तुम्हारे बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब हम दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है। अगर बोला जाए, ध्यान सुनिएगा, कि जीरोथ लॉ देखो कितना इंपॉर्टेंट लॉ होता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी। ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी बराबर होंगे? तो हम बोल सकते हैं ना। जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा सा लॉ है, बहुत हंसने वाला लॉ है, लेकिन हाँ भाई पता होना चाहिए। जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। अगर कहीं वर्ड यूज किया जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम, समझ जाना भैया क्या बराबर करना है? टेम्परेचर बराबर करना है। बहुत सारे लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा अलग चीज होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम अलग है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग है। याद करके देख लो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चलता है। क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? ध्यान सुनिएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से? इसमें तीन कंपोनेंट आते हैं। एक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना, केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर बराबर होना। केमिकल इक्विलिब्रियम, सर पहले केमिकल इक्विलिब्रियम और किसको रखता है? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग है, यहां पर तीन टाइप के इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाता है। यहां पर सर एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर किसी बॉडी के फोर्स लग रहा है तो बाहर अंदर का फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सर तीन लोगों को मिला के बनता है। याद रखिएगा, थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? टेम्परेचर ए और बी का बराबर हो जाएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन लोगों को मिला के बनेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? इक्वल, फोर्स क्या रहेगा? जीरो, ऐसे करके। जीरोथ लॉ सिंपल सा थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। चलो अब देखो, मैं फर्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू और ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? यू और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलता है इंटरनल एनर्जी? तो भैया ये क्या है? सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितने भी दुनिया के, जितने आपके बॉडी के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सारे टाइप की एनर्जी ऑफ द सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, सब ऐड कर दो, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो सर यहां पर क्या निकाला जाता है? ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या निकाला जाता है? सर ये स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इसको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सर ये एडिटिव इन नेचर होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन नेचर होगा। अगर मैं बात करूं इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में सर डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई की बात करेंगे, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया? सेम हो गया। इनिशियल और फाइनल क्या हो गया? सेम हो गया। इनिशियल और फाइनल क्या हो गया? सेम हो गया। तो सर स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी इस तरह से, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। याद रखिएगा, फॉर आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा यू किसके बराबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर इंटरनल एनर्जी या डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, अगर फाइनल माइनस इनिशियल ग्रेटर है, डेल्टा टी ज्यादा है, डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में देन डेल्टा यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अगर उल्टा पूछ दिया जाए तो भी समझ जाना कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो उस केस में आपको बोलना पड़ेगा कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा? राइज कर रहा होगा। अगर डेल्टा टी लेस देन जीरो है, मतलब उस केस में डेल्टा यू विल बी लेस देन जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या
हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी ऐसे काम करता है। अच्छा, कोई बोले कि सर इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो भैया कुछ नहीं, इसी के लिए हम क्या निकाल के लाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ज्यादा, अब यही लॉ सबसे ज्यादा दिमाग घुमाता भी है इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल से ज्यादा, न्यूमेरिकल आएगा तो साइन के साथ आएगा। आप इसके ऑप्शंस देखेंगे प्लस माइनस, अगर आपका आंसर न्यूमेरिकल सही भी आ गया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे अब सब कुछ बेस्ड होगा। सेकंड और थर्ड लॉ मजाक के होते हैं, फर्स्ट लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना अपने पास, फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली अगर आपको देखा जाए और बताया जाए तो मैथमेटिकली ये होगा कि डेल्टा यू इज नथिंग हीट प्लस वर्क डन। ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है। सर फर्स्ट लॉ को अगर मैथमेटिकल रिलेशन में डिराइव किया जाए तो ये है, बस यहां पर एकदम बी अलर्ट, एकदम भैया अलर्ट रहिएगा। क्यों क्यों, क्योंकि भैया साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन, बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं। यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क, नहीं तो भैया आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। यूज साइन कन्वेंशन हीट एंड वर्क का, हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन जरूर यूज करिएगा, हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन जरूर यूज करिएगा। एकदम बी अलर्ट। इस फॉर्मूले में बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इंटरनल एक्सचेंज कैसे आ सकता है, हीट और वर्क डन से, लेकिन यहां पर अगर आप अलर्ट मोड पे नहीं रहे, साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब क्या गलत हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर इसको देख के हम बोल भी सकते हैं कि सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस, सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस, सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस, देख लो सम ऑफ टू पाथ फंक्शन हीट प्लस वर्क डन क्या दे रहा है, सर वो किसके बराबर हो रहा है, सर स्टेट फंक्शन के बराबर हो रहा है। तो एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाएंगी कि सर सम ऑफ टू पाथ फंक्शन किसके बराबर हो रहा है, स्टेट फंक्शन के डेल्टा यू के बराबर हो रहा है। अब यहां से जिंदगी इतनी आसान नहीं है, यहां से अब चालू होती है अलग अलग जिंदगी। क्या होता है, स्टार्ट करते। फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होता है, इसका मजा तब है जब भैया अलग अलग प्रोसेस आते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस आते हैं और इन प्रोसेसेस को आपको देखना होता है कैसे होंगे, किस तरह के इनके चेंजेस होंगे, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात की जाती है, कौन कौन से हैं, ध्यान सुनना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, सबसे फेमस सा, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान सुनना। आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलते हैं जहां पर टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी आपको पता चल गया कि आइडियल गैस में, आइडियल गैस में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो सर डेल्टा टी ही जीरो हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा यू जीरो। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, FLOT, अगर फ्लॉट लगाता हूं तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हीट और वर्क डन का साइन जो होगा, हीट और वर्क डन का साइन जो होगा बराबर होगा। सर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होने वाला है जहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जितना हीट उतना वर्क डन, वर्क डन उतना हीट, बस साइन का अपोजिट। अगर सिस्टम हीट गेन करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क होगा तो हीट लूज करेगा। ये देख लो यहां पर आइसोथर्मल के केस में अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो सर देखेंगे T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट। आइसोथर्मल के केस में हम ऐसा भी बोल देते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब आप प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज देखेंगे P1 V1 बाई P2 V2, या फिर प्रेशर का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के अपोजिट चलता है।
हम आइसोथर्मल प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलते हैं, और ये कौन सा लॉ कहलाता है? बॉयल्स लॉ कहलाता है। सर यहां पर देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इनवर्स का रिलेशन आएगा, और कोई इसका स्लोप पूछ दे तो स्लोप किसके बराबर होगा? माइनस पी बाई वी के। स्लोप किसके बराबर होता है? माइनस पी बाई वी के। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स PV1 P1 V1 P2 V2 ऐसे निकाल दो, डेल्टा टी प्रेशर इनवर्स। स्लोप कितना हो जाएगा इस ग्राफ का, प्रेशर और वी का? आइसोथर्मल में माइनस पी बाई वी हो जाता है। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज, ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। डेल्टा वी बिकम्स जीरो, और डेल्टा वी क्या है? वर्क डन है, माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी जीरो। सर वर्क डन कितना हो गया? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो। सर यहां पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हो तो यहां पर डेल्टा यू इज नथिंग। सर कोई वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में, मतलब जितना भी हीट दोगे इंटरनल एनर्जी में, इसीलिए डेल्टा यू को हम लोग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देते हैं, और यहां पर NCV डेल्टा टी भी लिख देते हैं, वेयर N इज CV इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोल दिया जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बोल दिया जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया जाएगा। तो ये डेल्टा यू NCV डेल्टा टी। यहां पर चाहूं तो हीट का देख लो। अब यहां पर देखा जाए फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए देखो तो छोटे छोटे फॉर्मूले, डेल्टा यू इज नथिंग, CV डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इज CV। या फिर इसी को ऐसे भी लिखना चाहें, डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगला प्रोसेस आप खुद से सोचो, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर दे क्या? अच्छा यहां पर ना एक चीज और याद रखना, आइसोकोरिक में एक चीज और, कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हो, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को देखोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो उस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। और इस बात को याद रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये क्या होगा? ये कौन सा लॉ होगा? गेलुजाक्स लॉ कहलाएगा। ये कौन सा लॉ होगा? गेलुजाक्स लॉ कहलाएगा। गेलुजाक्स लॉ में P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2 हो जाता है, P2 बाई T2 हो जाता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा हो गया। अगर हम बात करते हैं, चलो थर्ड प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस पहले ले लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस हम पहले ले ले तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? सर यहां पर हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। पहले वाले में इंटरनल एनर्जी जीरो हुई थी, आइसोथर्मल में, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हुआ था, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो हो गया। सर हीट जीरो हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, FLOT लगाओगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज नथिंग, Q प्लस W, ये जीरो हो गया। यहां पर जितना भी वर्क डन होगा एडियाबेटिक का, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर NCV डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, NCV डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट होता है, या फिर हम बोल दें कि इसको हम लोग TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रख देते हैं। TV की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल्स टू भी कांस्टेंट रख दिया जाता है। तो ये इस इक्वेशन में इसका फायदा क्या है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ अगर निकालने जाओगे, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ अगर आप निकालने जाते हो तो ये क्या आता है? दैट इज व्हाट? माइनस गामा P बाई V आ जाता है, वेयर गामा इज नथिंग, CP बाई CV होता है। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर divided by molar heat capacity at constant volume, molar heat capacity at constant volume, molar heat capacity at constant volume, ये हो जाएगा at constant volume।
ये हो जाएगा। तो Cp अपॉन Cv कर दिया जाएगा, गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv हो जाती है। एडियाबेटिक में ग्राफ की वैल्यू माइनस गामा टाइम्स पी। अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में देखोगे तो एडियाबेटिक का ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तीसरा चौथा प्रोसेस जिस हमारे लिए आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मेजर यही चार प्रोसेस है, मेजर यही चार प्रोसेस है। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर जहां कांस्टेंट हुआ, अब यहां पर देख लो प्रेशर कांस्टेंट मतलब यहां पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ल्स लॉ बोल दिया जाता है। यहां पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ये हमेशा केल्विन में लेना है। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 हो जाएगा, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा केल्विन स्केल में। आइसोबारिक प्रोसेस में कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये देखिएगा डेल्टा U इज नथिंग Q माइनस P डेल्टा V। यहां पर देखोगे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, QP बोल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H। एक नया टर्म लेके आए NCP डेल्टा T। देख लो ये नया टर्म क्या है, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी, इसी को क्या बोलते हैं इंथैल्पी। ये क्या है, इंथैल्पी चेंज। ये किसके बराबर है, इंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। जब क्योंकि आज से मोस्टली यही कंडीशन रहती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो सारा का सारा हीट जो होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में जाता है, डेल्टा H NCP डेल्टा T। यहां पर हम लोग चाहें तो डेल्टा H की वैल्यू सर NCP डेल्टा T लिखते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए लिखना चाहें तो यहां पर डेल्टा H जो होगा वो किसके बराबर होगा, CP डेल्टा T, एंड डेल्टा H बाई डेल्टा T इज नथिंग CP हो जाएगा। और या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में V1/T1 हो गया, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। यहां से Cp आ गया, Cp और Cv आ गए। तो यहां देखो पहले वाले में क्या आया था, Cv आया था, आइसोकोरिक में Cv आया था, आइसोथर्मल में क्या आ गया, आइसोथर्मल में क्या आ गया। तो यहां पर देख लो आइसोबारिक, आइसो एडियाबेटिक, इन सब में कौन कौन आ गया, ये देख लो, हो जाएगा आइसोथर्मल, आइसोकारिक निकल जाएगा। अब चलो यहां पर आप देखोगे तो सेम चीज। अब देखो ये जो चीज है ना, ये रिलेशन, इसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे लिखने का तरीका बोल देते हैं। अगर किसी रिएक्शन में जा रहे हैं फॉर अ रिएक्शन, तो यहां पर देखना डेल्टा H अलग अलग टेम्परेचर पे T2 माइनस डेल्टा H T1 is equal डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इज नथिंग डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि सर अगर किसी रिएक्शन में जाएंगे तो वहां पर जो इंथैल्पी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो किसके बराबर होगा, CP नहीं डेल्टा CP के। वेयर डेल्टा CP इज नोन एज, वेयर डेल्टा CP इज नोन एज, सर क्या हो जाएगा सर, CP ऑफ प्रोडक्ट, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको किरचॉफ्स लॉ भी बोल दिया जाता है, किरचॉफ्स इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा U बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू CV du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, CV पढ़ लिया। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी T2 माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U T2 T1। अगर किसी रिएक्शन में बात करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ये डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा अगर T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, वेयर डेल्टा CV इज डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, देख लो सर सारे के सारे CV ऑफ प्रोडक्ट सबका सम माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट्स कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी अब चीजें ऐड करते चले जाओ, फॉर्मूला की लिस्ट बनती चली जाएगी। अब मुझे छोटे छोटे और फॉर्मूलाज प्रोसेस आ गए, कौन कौन से, 4 तो मेजर प्रोसेस हो गए। अब छोटे छोटे प्रोसेस देखना, फ्री एक्सपेंशन। भैया फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको कोई लोड नहीं लेना, मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। अब एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क डन कितना हो गया, 0, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q हो गया यहां पर भी।
देख लीजिए। 6th वन, अगर मैं बोलता हूं साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कैसा होता है, जहां से चले वहीं पर पहुंच गए। साइक्लिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं कि सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा आपका, सेम होगा। और ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट जहां सेम हुआ, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या फिर W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट वन, अगर हम छोटे छोटे प्रोसेस देख रहे हैं तो एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है 7 और 8 होगा ना, 7 और 8, एक हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हो जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को ध्यान से सुनना, इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखना। दोनों के केस में सर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो, आइडियल प्रोसेस है। ये बहुत आइडियल प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस मतलब देख के इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ये ऐसे चलता है कि मतलब आराम आराम से चलते रहो। अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हो, अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हो तो एक्सपेंशन करने जाओगे प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये देखना एक्सपेंशन में कैसा दिखेगा। ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर जाना है, सर रिवर्सिबल ऐसे जाता है, रिवर्सिबल ऐसे जाता है, ये एक्सपेंशन होगा। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तो वहां पर देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम का, तो वो भी ऐसा चलेगा। अगर कंप्रेशन की बात की जाए इनिशियल और फाइनल की, ये ऐसे, तो यहां पर भी सेम अपना वही तरीका होगा। ये इधर जा रहा है एरो, अब की बार उल्टा चला जाएगा, तो कंप्रेशन ऐसे दिखा देंगे। लेकिन इरिवर्सिबल को देखोगे तो ये क्या होगा, फाइनाइट स्टेप में होगा, फाइनाइट स्टेप में होगा। रिवर्सिबल में हम बोल देते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर हो जाता है। सर इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है कि सर यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर होगा, इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है। फाइनाइट स्टेप में होगा। रियल लाइफ प्रोसेस यही होता है, रियल लाइफ प्रोसेस यही होता है, रियल लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यही होता है। तो ये कंप्रेशन के केस में आ गया। ये देखना अपने पास, कंप्रेशन करने के लिए आपको देखो कैसे करना होता है। सॉरी, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन करने के लिए हमेशा इरिवर्सिबल वर्क डन कैसा होगा, सर हमेशा उस रास्ते को अपनाता है जिसमें पहले वर्क डन जीरो हो। हमेशा देखो इसमें वर्क डन जीरो होता है, ये इस रास्ते को अपनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल। ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल। ये क्या है, रिवर्सिबल। ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल 8 टाइप के प्रोसेस हैं। इसी पे फर्स्ट लॉ इधर से उधर घूमता रहता है और इसी पे फर्स्ट लॉ घूमता रहेगा। यहां पर अब कुछ नई चीजें क्या ऐड हो गई, जैसे अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा गामा की वैल्यू क्या लिख दी हमने, Cp अपॉन Cv। Cp और Cv, Cp माइनस Cv क्या हो जाता है, R। ये 1 मोल के लिए हम लोग बोल देते हैं, 1 मोल के लिए ये होता है। अगर कोई 10 मोल बोलेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू NR फॉर n मोल्स। अगर n मोल के लिए बात करेगा तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बात करेंगे तो ये R/m हो जाता है। याद रखिएगा ये किसके टर्म में है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में होता है। और m इज नथिंग, मोलर मास हो जाएगा। m क्या है, मोलर मास हो जाएगा। और Cp माइनस Cv और Cp अपॉन Cv, इन दोनों को रिलेट करेंगे तो यहां से Cv की वैल्यू आ जाती है R अपॉन गामा माइनस 1, Cp की वैल्यू आती है गामा टाइम्स R अपॉन गामा माइनस 1। Cp और Cv की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए सिंपल सा गैसेस का अलग अलग, गैसेस का अलग अलग Cv डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू R, Cp डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2/2R, और गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv करके निकाल देते हैं। जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस में क्या हो रहा होगा, तो मोनो एटॉमिक गैस में Cv की वैल्यू 3/2R होती है, यहां पर 5/2R होता है और इसकी वैल्यू 5/3 हो जाती है। डाई एटॉमिक बोल दिया जाए, डाई एटॉमिक बोल दिया जाए तो डाई एटॉमिक के केस में ये कितना हो जाता है, सर ये 5/2R, ये 7/2R, और ये कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अगर ट्राई एटॉमिक पॉलीएटॉमिक लीनियर लेते हैं, पॉलीएटॉमिक लीनियर लेते हैं तो पॉलीएटॉमिक लीनियर के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/2R, ये कितना हो गया 7/2R, ये कितना हो गया 7/5 हो गया। ये देख लो। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर लेते हैं, अगर हम पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर लेते हैं, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर अगर लेते हैं,
पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 3R और ये कितना 4R, ये कितना हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारा गामा गापा ये सब चीजें पहुंच जाएंगी, हो जाएगा। तो गैसेस के केस में ये सब चीजें करने वाले CpCv। अब यहाँ से ना, अब यहाँ से देखोगे तो कुछ वर्क डन भी निकल जाता है। जैसे वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल केसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल में एक तो हीट और वर्क डन एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ठीक है। यहां पर आप वर्क डन देखेंगे तो यहां पर आपको वर्क डन जो होगा वो क्या मिल जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, दैट इज -nRT ln V2/V1 आ जाएगा। या फिर इसी को लिखने का तरीका -nRT ln P1/P2। या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2.303 nRT log V2/V1 लिख दूंगा, और इसको लिखना चाहूं -2.303 nRT log P1/P2 लिख दूंगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में। और कहीं पर वर्क डन निकालना है तो एडियाबेटिक का भी वर्क डन आप फॉर्मूला अलग से देख सकते हो। एडियाबेटिक में क्या होता है, वर्क डन एडियाबेटिक देखोगे तो आप देखोगे डेल्टा U दैट इज NCV डेल्टा T, या फिर हम बोल देते हैं NR अपॉन गामा -1 डेल्टा T, या फिर इसी को लिखना चाहें तो P2V2 P1V1 अपॉन गामा -1 लिखा जा सकता है। तो वर्क डन एडियाबेटिक आ जाता है। ये सब देखो, ये सारे के सारे फर्स्ट लॉ के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं फर्स्ट लॉ के अंदर आते हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर देखो, अब जैसे हमने इंथैल्पी डिस्कस किया था तो इंथैल्पी भी भैया देख लो, इंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं H से। इंथैल्पी है क्या सर, ये स्टेट फंक्शन होता है। ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी डिफाइन कैसे होती है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है। सर इंथैल्पी की बात करें तो H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशन। अगर मैं इसको डेल्टा H करूंगा तो डेल्टा U प्लस इसका पहला फॉर्मूला जो आता है वो ऐसा आता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर देखें तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ जाएगा। या फिर अगर हम और आगे देखेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू और क्या आ जाती है, डेल्टा U या फिर डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर NCP डेल्टा T के लिए। ये सबके लिए वैलिड होता है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर आइडियल गैस की बात करेंगे, फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस में डेल्टा H का एक और रिलेशन आ जाता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या कंडीशन ले लेते हैं कि अगर डेल्टा NG 0 हुआ तो इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। अगर डेल्टा NG आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U। अगर डेल्टा NG लेस देन 0 हुआ तो भैया डेल्टा H लेस देन डेल्टा U आ जाएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स देख लो, इंथैल्पी हो गया। अब फर्स्ट लॉ लिमिटेशन आ जाएगा, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन आ जाएगी। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है कि भैया फर्स्ट लॉ क्या हो जाता है, लिमिटेशन क्या हो जाती है कि फर्स्ट लॉ में डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं पता। फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बताता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है। फिर यहां पर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आते। प्रोसेस दो टाइप के, एक हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं कि भैया स्पॉन्टेनियस, और दूसरा क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोला जाएगा, जहां पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, जहां पर कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत पड़े उसको नॉन स्पॉन्टेनियस, हमारा खेलना कूदना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दो ड्राइविंग फोर्स थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दो ड्राइविंग फोर्स थे। क्या सर, एक तो आपकी रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए, एक आपकी रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए, रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा एनर्जी कम होनी चाहिए, एनर्जी लेस होनी चाहिए, या स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। एनर्जी लेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एनर्जी लेस होना चाहिए या स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, मैक्सिमम रैंडमनेस, एनर्जी लेस। ये ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर लेंगे, चीजें हो जाएंगी। चलिए प्रोसेस में अब मुझे रैंडमनेस मेजर करना है, तो रैंडमनेस मेजर करने के लिए हम एक टर्म लेके आते हैं, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। एस ये क्या करता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। सर ये रैंडमनेस मेजर करता है। अब किसी के अंदर मेजर ऑफ रैंडमनेस, अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करने का सर ऑब्वियस है, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जितने भी मिलेंगे स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव आराम से
सर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर इंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर सॉफ्ट सब्सटेंस है और हार्ड सब्सटेंस है तो इंट्रोपी सॉफ्ट की ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और सिंपल सब्सटेंस है, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी। अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हो, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हो तो भी आपकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप क्या करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो तो भी आपकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ एंट्रोपी के, उसके बाद इसी के साथ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि सर आप बॉइलिंग ऑफ एग करते हो, अगर आप एग बॉयल करते हो, एग अगर बॉयल किया जाता है, अगर एग बॉयल किया जाता है तो इंट्रोपी क्या होती है सर, इंट्रोपी इंक्रीज होती है, इंट्रोपी इंक्रीज होती है। अगर मैं बोल दूं कि सर मिल्क से कर्ड में जा रहे हो, अगर मिल्क से कर्ड में जा रहे हो तो इसमें भी इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर रबड़ स्ट्रेच कर रहे हो तो उसमें इंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये सब चीजें देख लेना, इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंट्रोपी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो इंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगी, डेल्टा एस निकल के आएगा। कैसे आएगा, तो सर ये क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर या फिर डेल्टा एच डिवाइड बाई टेम्परेचर। सबसे बेसिक सा फॉर्मूला ये हो जाता है। अब यहां से अलग अलग टाइप की इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है तो सर डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई सर मेल्टिंग पॉइंट, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट किसमें, केल्विन में ले लो। कोई भी डेल्टा एस अगर वेपराइजेशन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय सर बॉइलिंग पॉइंट, ये भी किस में ले लो सर, ये भी किस में ले लोगे, केल्विन में ले लोगे। अगर मैं बोल दूं डेल्टा एस किसी भी ट्रांजिशन का निकालना है तो आप क्या करने वाले हो कि सर डेल्टा एच ट्रांजिशन, डेल्टा एच ट्रांजिशन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। बस याद रखना टेम्परेचर जिंदगी में कहीं भी डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करना है। तो डेल्टा एस ऐसे आ गया। डेल्टा एस को किसी प्रोसेस के लिए निकालने जाओगे, फॉर एनी प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस के लिए निकालने जाते हो तो डेल्टा एस को निकालने का दो तरीका और होता है, दैट इज एनसीवी ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, या फिर अगर एनसीपी लिखते हैं तो एनसीपी ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2 हो जाएगा, P1 बाई P2 हो जाएगा। अगर किसी प्रोसेस के लिए निकालने जाते हो तो याद रखिएगा, किसी प्रोसेस के लिए निकालने जाएंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, निकल जाएगा। अब यहीं पर हमारा सेकेंड लॉ आ जाता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, यहीं पर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो ये किस पे बेस्ड है सर, ये एनर्जी का, हीट का डायरेक्शन और इसके बारे में बात करता है। ये बोलता है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है, फॉर एनी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करोगे, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब टोटल यूनिवर्स की या टोटल सिस्टम और सराउंडिंग का मिला के जीरो होगा सर, जीरो होगा। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मेजर करने का तरीका। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर पहचानना है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, जिसमें मतलब आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े। अगर यहीं पर अब दो चीजें आ गई कि सर अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो अगर डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो आ गया मतलब आप कहां पर हो, इक्विलिब्रियम पे हो। आप कौन सी कंडीशन पे हो, इक्विलिब्रियम पर हो। आप कौन सी कंडीशन पे हो, इक्विलिब्रियम पे हो। सर देखना अपने पास डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन जीरो आ गया तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को देख लो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम पे कैसे डिफाइन करते, इक्विलिब्रियम पर कैसे डिफाइन करते। याद रखिएगा कभी भी कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस अगर बोल दिया मैंने आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कहीं बोला जा रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यही है कि डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, जीरो, इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर कहीं बोल दिया गया है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाता है सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल हमेशा इंक्रीज ही करता है, डेल्टा एस टोटल हमेशा इंक्रीज ही करता है। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बड़ा यूनिक सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में ना सिस्टम में कोई चेंज होगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, जीरो, क्योंकि ना हीट देना ना लेना, टोटल हीट क्या होता है, टोटल एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो। तो ये हमारा
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हम सब कुछ अलग अलग डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ बहुत सिंपल सा है, थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि भैया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एट 0 केल्विन, ध्यान से देखिएगा, एट 0 केल्विन, अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसका मतलब इम्परफेक्ट की नहीं होगी, ठीक है, इम्परफेक्ट मतलब जिसके अंदर थोड़ा भी डिसऑर्डरनेस होगा वो नहीं करेगा। अब एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टलाइन का 0, यहां पर सर एट टी टेम्परेचर, टी केल्विन, अगर इस टेम्परेचर पे बात करें, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन अगर निकालना चाहते हो तो इसी से यहां पर फॉर्मूला निकल के आ जाता है एंड दैट इज NCP आ जाता है। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन का आप एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेकंड लॉ के बाद थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ कर लिया तो यहां पर एक नया टर्म आया, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। ये भैया क्या बात करना चाहता है? ये बोल रहा है कि यार एक बात बताओ, मुझे कोई प्रोसेस अगर चेक करना है, गिव्स फ्री एनर्जी, मुझे कोई प्रोसेस अगर चेक करना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसके लिए क्या मैं एक एक चीज चेक करूंगा कि सिस्टम और सराउंडिंग का? नहीं, मैं क्या करूंगा, कोई शॉर्टकट आजमाता हूं। ये भी गिव्स फ्री एनर्जी अगेन क्या है? स्टेट फंक्शन है, अगेन क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये होता क्या है सर? जितने मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये होता क्या है? तो ये देखना अपने पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करता है? स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्या करता है? तो सर ये क्या बताता है? यूजफुल वर्क करने में कन्वर्ट किया जाता है। जो फ्री एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। गिव्स एनर्जी डिफाइन होती है G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, और यहां से देखोगे तो डेल्टा G डिफाइन होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप डेल्टा जी को निकालना चाहते हो, ये सारी बॉडी के अंदर वो एनर्जीज हैं जो कभी भी होता है ना, जिनको आपने नेग्लेक्ट किया होता है, तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। इससे हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, चाहेंगे तो यहां पर हम डेल्टा जी को डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT करके भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में ये भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है कि भैया डेल्टा एच के बदले ये पुट कर दो। गिव्स एनर्जी क्या है? ये फॉर्मूला होता है। गिव्स एनर्जी में एक चीज और, गिव्स एनर्जी क्यों इतना हिट हुआ? क्योंकि गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम में ही आप देखेंगे ये चीज आ जाती है। अगर गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम देखेंगे तो उसमें इंट्रोपी का, टोटल इंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, अगर अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा सर? ग्रेटर देन 0। मतलब गिव्स एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? लेस देन 0। तो यहां पर टोटल एंट्रोपी निकालने की जरूरत नहीं, सिस्टम की गिव्स एनर्जी निकाल लो। अगर निगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस है। सर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था? या इक्विलिब्रियम पर क्या था? एट इक्विलिब्रियम क्या था? एट इक्विलिब्रियम क्या था? ध्यान से देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम बोल दे डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे पहचानेंगे आप? तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पहचानने का तरीका क्या था कि सर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 और डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0। ये देख लो, अब सारे प्रोसेस में गिव्स एनर्जी से आप निकाल सकते हो, गिव्स एनर्जी से आप निकाल सकते हो। यहां पर अलग अलग, अब जैसे मैंने बोला देख लो, अब गिव्स एनर्जी में सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर तुमसे कोई पूछ दे सर यहां पर डेल्टा एच का साइन दिया है, डेल्टा एस का साइन दिया है और डेल्टा जी के बारे में पूछा जाए, बता सकते हो? ये पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर अगर ये देखना सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन, डेल्टा एच नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सबसे बेस्ट है ऑलवेज, ये नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा ही नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये पॉजिटिव कर दिया और ये भी पॉजिटिव कर दिया, तो सर ये देख लो, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सर ये पॉजिटिव, मतलब मुझे टेम्परेचर सर नेगेटिव कब होगा? एट हाई टेम्परेचर। तो ऐसे करके खेलते रहो एट हाई टेम्परेचर। अगर उल्टा कर दूं, ये नेगेटिव कर दूं और ये क्या कर दूं? नेगेटिव कर दूं, तो ये पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। सर पॉजिटिव कह रहा हूं,
नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हो। डेल्टा जी की वैल्यू जो आई वो वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी है। ये देखना अपने पास, अगर मैं ऐसे बोल दूं आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा जी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस एस है। अगर मैं बोल दूं टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस में डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये अपने पास छोटे छोटे रिलेशंस निकालते जाओ गिब्स एनर्जी का। अब गिब्स एनर्जी में एक चीज और आती है कि सर एक स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होती है, दैट इज डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन। डेल्टा जी इज नथिंग, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूसी होता है। क्यूसी क्या है सर, हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं क्यूसी क्या है। सर देखिएगा सर यहाँ क्यूसी क्या हो गया, रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी बिकम्स जीरो। क्यूसी को क्या कर दिया जाता है, केसी बोल दिया जाता है। और यहां पर देखोगे डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी बोल दिया जाता है, आर टी लॉग के सी बोल दिया जाता है। तो ये आ जाएगा। अब गिब्स एनर्जी सारा का सारा ये देख सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसके साथ ये रिलेशन लगा दो, तो ये हमारा पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स देखोगे इसमें कितने स्टेट फंक्शन पढ़े सर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये 4 स्टेट फंक्शन पढ़े, और हीट और वर्क 2 पाथ फंक्शन पढ़े। ये पूरा का पूरा मिला दो। इसके अलावा बाकी हमने जो नए नए टर्म्स देखे हैं, सीपी सीवी गामा, सीपी सीवी गामा, इन्हीं को लेके सब कुछ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ कर, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारा कुछ उन्हीं से आ रहा है। तो हो जाएगा। अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है। थर्मोकेमिस्ट्री देखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इजी सा पोर्शन है। क्यों? थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत आसान सा काम होता है। क्या करना है थर्मोकेमिस्ट्री में भैया, थर्मोकेमिस्ट्री में बस सिंपल सा दो अपने को थर्मोकेमिस्ट्री में देखेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो ध्यान सुनना अपने पास, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि सर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनना, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन है, तो जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, जैसे मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालने को बोलूं तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तुम क्या करोगे, रिएक्टेंट्स का गिव्स एनर्जी, प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी माइनस क्या करते हो, रिएक्टेंट करते हो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। अगर मैं इंट्रोपी की बात करूं कि रिएक्शन की इंट्रोपी निकालो, तो तुम क्या करोगे, इंट्रोपी ऑफ सर प्रोडक्ट, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स कर दोगे, कोई दिक्कत। सारे के सारे स्टेट फंक्शन में यही चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इसका एक्सेप्शन आता है। अगर आप गिब्स एनर्जी और इसको निकालेंगे कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन इसमें करने जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाता है, ये वैलिड है सारे टाइप की इंथैल्पीज के लिए, बट एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी, एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी और किसके लिए है, एंड एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के लिए, इनके लिए वैलिड नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए वैलिड नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जाएं फॉर कंबशन इंथैल्पी, अगर कंबशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ले लें, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ले लें, तो इस केस में कंबशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आ जाए। तो ये ऐसे कर लिया जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में यही काम करना है, बस अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज होंगी, अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज होंगी, उसी के बारे में बात की जाती है। ध्यान सुनना, थर्मोकेमिकल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में बहुत डिफरेंस है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। कोई बोले थर्मोकेमिकल रिएक्शन बताओ, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए 3 कंडीशन होती है। एक, वो पहले तो नॉर्मली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। दूसरा सर बैलेंसिंग के साथ साथ, ध्यान सुनना, बैलेंसिंग के साथ साथ इसके फिजिकल स्टेट मेंटेन होने चाहिए।
फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, एंड तीसरा सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दिया होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। थर्मोकेमिकल रिएक्शन पढ़ते पढ़ते हम स्टैंडर्ड स्टेट भी जानते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सामने वाला अगर प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, इस कंडीशन में जब भी आपको कोई चीज मिल जाए, जैसे हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में, फ्लोरीन गैस के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड स्टेट में कोई मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट आप खुद बता सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट लेंगे, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट लेंगे। अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस लिख देंगे। ऑक्सीजन तो उसका स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे 1 बार प्रेशर पे कौन कैसे मिलता है? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिल जाएगा सर। क्लोरीन F2 गैस के फॉर्म में मिल जाएगा सर। क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। सर आयोडीन जो होगा I2 सॉलिड, सेमी सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। कोई भी मेटल है, मेटल का स्टैंडर्ड स्टेट मेटल सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी किस में मिल जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी मेटल है तो ऐसे सल्फर है तो सल्फर रोम्बिक हो जाता है। ठीक है, सल्फर रोम्बिक होता है। फॉस्फोरस में बात करें, फॉस्फोरस व्हाइट हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। हमने स्टैंडर्ड स्टेट क्यों पढ़ा? दो चीजें याद रखिएगा, क्योंकि अब हमें अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज पढ़नी है। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज क्या कहते हैं, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या कहता है देख लेना, क्योंकि अब इसके बाद डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज पढ़ेंगे तो उसमें बस दो बेसिक डेफिनेशन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए, जैसे अगर रिएक्शन ए से बी में जा रही है, अगर आपने ध्यान सुनना, अगर आपने क्या किया, इसको रिवर्स किया, इसकी इंथैल्पी अगर प्लस में है, प्लस 100 किलो जूल्स है, तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी सर? माइनस हो जाएगी। मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स करते हो तो रिएक्शन रिवर्स करने पे साइन डिफरेंट हो जाता है। साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। रिएक्शन रिवर्स करने पे साइन डिफरेंट होता है। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया रिएक्शन मल्टीप्लाई होने के बाद अगर जिस नंबर से आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियस है वो रिएक्शन को भी उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एंथैल्पी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दिया तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 1/m टाइम्स प्लस 100 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंड थर्ड वन, ध्यान सुनना, थर्ड वन अगर हम बात करूं ए से बी जा रहे, ए से बी जा रहे, 1/m ऐसे चल रहा होगा, डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 100 माइनस 100 हो जाएगा। तो 1 2 3। थर्ड लॉ क्या बोलता है? दैट इज नोन एज हेस लॉ। अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते, चलो अलग कहानी है, अगर दो रिएक्शंस को आप अगर ऐड करते हो, अगर आप दो रिएक्शंस को अगर ऐड करते हो तो इस केस में याद रखिएगा, दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड करते हो तो एंथैल्पीज भी क्या होती हैं सर? ऐड हो जाती हैं। एंथैल्पीज भी क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। एंथैल्पीज भी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। इन्हीं लॉज को यूज करना है अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज में, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा अब यहां से थर्मोकेमिस्ट्री का मेजर पॉइंट खत्म। थर्मोकेमिस्ट्री बस सच बोलो तो यही है थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना, इसके बाद आपको क्या करना है? अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज देखनी है। कोई बोले कि भैया अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, ध्यान सुनना, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। अब आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पहले दो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, नोट लगा देता हूं स्टैंडर्ड के लिए। फॉर्मेशन एंथैल्पी, जब भी किसी का फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखते हैं तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनना चाहिए। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी एंथैल्पी है 1 मोल के रिस्पेक्ट में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट से बनना चाहिए, कंपाउंड से नहीं, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कंडीशन देख लो, इसके स्टैंडर्ड स्टेट से, एलिमेंट से बनना चाहिए और उनके स्टैंडर्ड स्टेट से। अगर आप चाहते हो कि मैं CH4 बनाऊं तो CH4 कैसे बनेगा? कार्बन ग्रेफाइट लेंगे और
हाइड्रोजन गैस लेंगे तो ये हमारा CH4 बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पीज। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या देगा? CH4 दे देगा। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या दे देगा? CH4। ये हमेशा याद रखिएगा। इस रिएक्शन के एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा HF नॉट अगर एलिमेंट्स का लेते हैं, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम लोग कितना लेते हैं? इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी ली जाती है? स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी ली जाती है? 0 ली जाती है। कितनी ली जाती है बेटा? 0 ली जाती है। कितनी ली जाती है? 0। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट 0 हो गया। अच्छा, अब कोई बोले कि सर ध्यान सुनना, कोई भी दुनिया का कोई भी रिएक्शन दिया है, फॉर एनी रिएक्शन, दुनिया का कोई भी रिएक्शन दिया है, कंफ्यूज मत होना, कंबशन दिया है, क्या दिया है, कोई भी रिएक्शन हो, अगर इफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, ध्यान सुनना, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिवन है, देन उस केस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पता है किसके बराबर होता है? इंथैल्पी ऑफ, ध्यान सुनिएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं सर प्रोडक्ट का, सर आपको ना कंबशन से मतलब नहीं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं, आप बस इतना याद रखो कि भैया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये कैन बी एक्सोथर्मिक और मे बी कैन बी एक्सो और एंडो, कुछ भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, किसी भी टाइम का, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर्मेशन एंथैल्पी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। अब ऐसे करके हर एक की अलग अलग एंथैल्पीज डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर कोई बोले सर सेकंड एंथैल्पी कोई बोले तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है कि सर जब 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? 1 मोल लिक्विड में। इसकी वैल्यू सर ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई बोले तो ऐसे करके एंथैल्पी ऑफ सर क्या बना देंगे? वेपराइजेशन बना देंगे। ये सब, अब ये एंथैल्पीज देखो, मेजर 5 एंथैल्पीज आपको पता होनी चाहिए। 1 मोल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? 1 मोल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एंथैल्पी को भी क्या बोल देंगे? ये सर थर्ड फोर्थ वन, अगर मैं बोलूं सब्लिमेशन एंथैल्पी, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी में भी क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी 1 मोल सॉलिड से, अगर 1 मोल सॉलिड से आप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1 मोल गैस में, तो उसको हम लोग ये एंथैल्पीज बोल देते हैं। तो ये नॉर्मल एंथैल्पीज है, फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 5th वन दैट इज नोन एज कंबशन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं? कंबशन एंथैल्पी। कंबशन एंथैल्पी को देखोगे ना तो ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि आग लगाओगे तो ऑब्वियस एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। ऑलवेज एक्सोथर्मिक होने वाला है, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। अब ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब कंबशन एंथैल्पी को देखोगे तो ये क्या होता है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इसको क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन कराते हो, उसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी को। इसमें याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सर एक ही मोल लेना है, एक ही मोल लेना है, इसका एक ही मोल लेना है। अगर आपको मौका मिला, देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते क्या बन जाता है? ये बन जाता है। सर याद रखिएगा, ये देख लो कितना हो गया सर, ऑक्सीजन कितना होगा सर? 5। ये बस कहीं बैलेंसिंग करेंगे इस रिएक्शन के एंथैल्पी को, इस रिएक्शन के एंथैल्पी को कंबशन एंथैल्पी ऑफ C3H8 बोला जाएगा। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन में, फॉर एनी रिएक्शन, ध्यान सुनना, फॉर एनी रिएक्शन इफ combustion enthalpy of reactant and products are given, अगर combustion enthalpy of reactants and products are given, अगर combustion enthalpy इन दो लोगों का दिया हुआ है, अगर इनका given है, then उस केस में enthalpy of reaction, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर? कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते। उस केस में रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर दिया जाता है, कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। यही हो गया। कोई भी रिएक्शन हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होगी, इसमें स्टैंडर्ड, अच्छा हाइट ऑक्सीजन का क्या ले लोगे?
ऑक्सीजन का जीरो हो जाता, ऑक्सीजन का मत लेना कंबशन एंथैल्पी। दूसरी बात, कंबशन एंथैल्पी को एक और एप्लीकेशन कैलोरीफिक वैल्यू से भी मेजर करते। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कुछ नहीं सर, ग्राम में, जूल्स पर ग्राम, मतलब कंबशन एंथैल्पी को किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा सर, ये कंबशन एंथैल्पी कैलोरीफिक वैल्यू में आ जाएगी। तो कंबशन एंथैल्पी आ गया। अब अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज में देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब देखना, एक होता है, ये देखो, एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ध्यान सुनना, एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। ये एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया का कोई भी आदमी है उसको रिएक्टिव गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। किसी भी टाइप का आदमी, मतलब कोई मेटल है सॉलिड फेज में है, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, गैस में। इस केस की एंथैल्पी को क्या बोल दिया जाएगा, एटमाइजेशन एंथैल्पी। ये देख लो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल दिया जाएगा, एटमाइजेशन एंथैल्पी। यहां देखोगे ये किसके बराबर होगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। कोई बॉन्ड दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है सर, उसको किसी को भी रिएक्टिव एटम में कन्वर्ट करने को ही क्या बोल देते हैं, एटमाइजेशन एंथैल्पी। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोल देंगे सर, एटमाइजेशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो ये एटमाइजेशन एंथैल्पी है, याद रखिएगा। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वन सर, ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन, जब भी कोई बोलता है बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ही बात करेगा। इन जनरल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाती है एग्जाम हॉल में, तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही बात करी जाएगी, तोड़ने की बात की जाएगी। ये क्या होगा सर, एंडोथर्मिक होगा। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर दिया हुआ है फॉर एनी रिएक्शन, ध्यान सुनना, अगर किसी भी रिएक्शन में बात की जाए सर, अगर इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है किसका, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है, अगर ये गिवन है, देन उस केस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन की एंथैल्पी, उस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या कर देते हैं सर, समेशन एंथैल्पी ऑफ, समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी में देखोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे ये है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंथैल्पी अलग होगी, इसकी एंथैल्पी अलग होगी, इसकी एंथैल्पी अलग होगी, इसकी एंथैल्पी अलग होगी। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। यहां पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ये कुछ नहीं, एवरेज हो जाता है। अगर कोई पूछ देगा CH का बॉन्ड एंथैल्पी, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाल दिया जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी इस तरह से, किसी भी गैस को, किसी भी मतलब किसी भी गैसियस एटम को बॉन्ड एंथैल्पी कोई पूछेगा तो किसी भी गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दीजिए, 2A में। इसी को क्या बोलेंगे सर, बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है। अच्छा, कोई बोले तो यहां पर अब लैटिस एंथैल्पी भी आ सकता है, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या है, सिमिलर टू बॉन्ड एंथैल्पी। सिमिलर टू बॉन्ड एंथैल्पी ये किसके लिए डिफाइन होता है, सिमिलर टू बॉन्ड एंथैल्पी ये किसके लिए डिफाइंड होता है सर, ये डिफाइंड फॉर आयनिक सॉलिड, डिफाइंड फॉर आयनिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफाइंड हो जाता है लैटिस एंथैल्पी। तो ये छोटे छोटे एंथैल्पीज आपको मिलती चली जाएंगी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। अब देख लो सबसे ज्यादा, अब जैसे यहां पर एक आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो सर कोई भी वीक एसिड, मतलब डिफाइंड फॉर आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइंड होता है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होता है। ये कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। अब इसका लास्ट एंथैल्पी दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी को देखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बेटा देखना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का देखोगे, यहां पर क्या होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या देगा H+,
बेस क्या देगा, OH माइनस। H प्लस और OH माइनस अगर रिएक्ट करेगा H2O बनेगा, तो इस केस में अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग एसिड से और ये स्ट्रॉन्ग बेस से अगर रिएक्ट करके बन रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या फिर -57.3 किलो जूल्स पर इक्विवेलेंट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इतना होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एक H प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एक OH माइनस अगर मिक्स हो रहा है, तो डेल्टा H की वैल्यू इतनी आ जाती है, डेल्टा H की वैल्यू इतनी आ जाती है। तो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी ये है। लेकिन अगर कोई वीक है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अगर वीक बेस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या दोनों ही वीक हो गए, तो उस केस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस। enthalpy of neutralization released अगर उस केस में देखेंगे will be less। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट कम कहां हो जाएगा, क्यों? सम पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी कहां चला जाएगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू आयनाइज वीकर एसिड और बेस पार्ट, उसको आयनाइज करने में चला जाता है। कुछ लोग बोले तो यहां से ये भी निकाल सकते हो डेल्टा H आयनाइजेशन। आप आयनाइजेशन निकालना चाहते हो किसका, वीक एसिड या वीक बेस का, तो उसके लिए क्या करोगे सर, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो आया है, मतलब सीधी सी बात है जो वैल्यू आपको आई है, और माइनस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो आना चाहिए था, तो इससे आप गैप से निकाल दोगे, आना चाहिए था। हिंदी में लिख देता हूं, तो भैया ये हो जाता है डेल्टा H आयनाइजेशन। आप ऐसे निकाल सकते हो कि सर कितना आना चाहिए था और कितना आया है, इन दोनों के बीच का गैप निकाल दोगे तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। तो बेटा मेजर ये 5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। बाकी आप अपने हिसाब से अब यहाँ पर अलग अलग, जैसे आप जितना ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। ऑर्गेनिक में ये सब चीजें बेटा मिलेंगी जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो। अब रेजोनेंस एंथैल्पी, अब ये जो चीजें हैं ये आपको ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे, ये जो चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अब सर यहां पर देखोगे, कोई बोल दे कि सर एक काम करते हैं, अब इवन कि आप पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी भी ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, ठीक है ना, तो कोई बोले कि सर ये पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी आप ऑर्गेनिक में पढ़ सकते हो। अगर कोई बोलता है कि सर मैंने, अब अलग अलग देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, यहाँ पर डेल्टा H सॉल्यूशन एंथैल्पी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कहाँ आ जाएंगी, इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी। ओके, तो ट्राई कीजिएगा, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मेजर 5 एंथैल्पीज हैं जो बहुत आसान है। फॉर्मेशन, किसी का फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कंबशन, सर कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। और एटमाइजेशन हो गया, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, और लास्ट वन न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। ये 2 मेजर काम की एंथैल्पीज हैं, ठीक है ना। होमवर्क क्या है, आप इसको रिवाइज कीजिए, PYQs करिए, नीट के आप PYQs करिए। फिर क्या कर सकते हैं सर, इसके बाद NCERT के क्वेश्चंस कर लीजिए, NCERT पढ़ना चाहे NCERT के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए। ओके, तो आई होप सो चैप्टर में कुछ लोगों को लगता हो थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिएक्शंस को उल्टा सीधा करना है, और वो पोर्शन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग, जितने लोग क्लास में माइंड मैप को फॉलो कर रहे, बेटा ये चैप्टर हमने कोशिश करी है जितने कम टाइम में अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।